ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ट्रेकियोस्टोमी का एक पार्ट फर्स्ट आपने देखा था और पार्ट फर्स्ट में अपन ने ट्रेकियोस्टोमी का प्रोसीजर किया था। प्रोसीजर में आपने देखा था कि क्या ट्रेकियोस्टोमी होती है, इंडिकेशंस क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोसीजर कैसे किया जाता है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट सेकंड में चलते हैं, केयर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, यानी केयर कैसे कैसे करेंगे, केयर जो ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट है उसकी क्या क्या केयर करते हैं। तो केयर ऑफ पेशेंट विद ट्रेकियोस्टोमी, जो ट्रेकियोस्टोमी के पेशेंट है उसकी अपन क्या क्या केयर करेंगे, क्या क्या केयर करेंगे। केयर ऑफ पेशेंट विद ट्रेकियोस्टोमी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें केयर आती है, जो अपन ने केयर की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट केयर है सक्शनिंग। जब भी आपने कोई भी आपने प्रोसीजर किया है एयरवे में और अगर आपने सक्शनिंग नहीं की तो इसका मतलब है इसका कोई प्रॉपर नहीं है। देखिए, तो आपने कहा सक्शनिंग क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट जो केयर होती है आपके ट्रेकियोस्टोमी की वो क्या है, आपका सक्शनिंग। देखो सक्शनिंग क्या है, सक्शनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह से, किसी भी पार्ट से अगर अपन कोई भी, जैसे आपने कहा कोई गैस है, कोई लिक्विड है, उसको अपन ड्रा आउट करें तो वो क्या कहलाता है, सक्शनिंग कहलाता है। अब यहाँ पे जो सक्शनिंग का मेन पर्पज है वो क्या है, रिमूव द म्यूकस और सिक्रीशन फ्रॉम द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। रिमूव सिक्रीशन, ओब्लिक म्यूकस फ्रॉम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अगर यहाँ सक्शनिंग की मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा रिमूव द सिक्रीशन ओब्लिक म्यूकस फ्रॉम द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से ये जो सिक्रीशन है या म्यूकस है या इस ट्यूब को ब्लॉक होने से या इसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए अपन किसको करेंगे, रिमूव करेंगे, और यही क्या कहलाता है, सक्शनिंग कहलाता है। देखिए सक्शनिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, सक्शनिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सक्शन कैथेटर। जो अपन सक्शनिंग की बात करें, क्या क्या चीजें अपने को चाहिएंगी, क्या होता है इसमें, देखो इन सब के बारे में। सबसे पहले जो सक्शनिंग के लिए आपको आर्टिकल्स में सक्शन मशीन, दूसरा जो मेन आर्टिकल है आपका वो है सक्शन कैथेटर। तीसरा, ये जो आपका सक्शनिंग है, जब भी अपन ट्रेकियोस्टोमी से या सक्शनिंग करते हैं, ये कैसा होता है, एक स्ट्राइल प्रोसीजर होता है। कैसा होता है, स्ट्राइल प्रोसीजर होता है। तो अपन कहेंगे सर्जिकल ग्लव्स, लूज ग्लव्स, ऑक्सीजन, इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। सक्शन मशीन आपके पास ये, सक्शन कैथेटर आपके पास ये, सर्जिकल ग्लव्स, लूज ग्लव्स, और आपके पास ऑक्सीजन, और एक आपके पास अगर अपन बात करें तो क्या, सेलाइन भी चाहिए। NS नॉर्मल सेलाइन जिसकी अपन बात करते हैं, 0.9% NaCl भी आपको क्लीन करने के लिए चाहिए। तो ये सारा अपन, सक्शन मशीन है, सक्शन कैथेटर है, सर्जिकल ग्लव्स है, लूज ग्लव्स है, ऑक्सीजन है, ये सारे आर्टिकल्स अपने को सक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी। अब मैं इनमें से सबसे कॉमनली डिस्कस करता हूँ यहाँ, देखिए यहाँ पर सक्शन कैथेटर। देखिए सक्शन कैथेटर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इनके टाइप्स की बात करते हैं। ये जो टाइप्स होते हैं आपके, वो टाइप्स में आपने कहा, एक होता है आपका हार्ड होता है,
दूसरा आपने कहा सॉफ्ट होता है, यानी सॉफ्ट सक्शन कैथेटर भी होते हैं और एक हार्ड सक्शन कैथेटर भी होते हैं। तो एक टाइप तो आपका आ गया हार्ड एंड सॉफ्ट। दूसरा जो टाइप है आपका, एक होता है ओपन सक्शन कैथेटर और एक होता है क्लोज सक्शन कैथेटर। तो एक दूसरा जो आपका टाइप है वो अपन बोलेंगे ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज सक्शन कैथेटर, सक्शन कैथेटर, ओपन एंड क्लोज सक्शन कैथेटर। तो सबसे पहले तो आपने टाइप देखे जनरली, ओपन एंड क्लोज सक्शन कैथेटर, हार्ड एंड सॉफ्ट सक्शन कैथेटर क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने देखा। देखिए यहाँ पे इनके बारे में अपन देखते हैं क्या होते हैं। देखो एक डायग्राम से मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये, और इसका भी ये जो वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपने देखा, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हार्ड सक्शन कैथेटर। ये जो है इसको बोलते हैं हार्ड सक्शन कैथेटर, सक्शन कैथेटर, हार्ड सक्शन कैथेटर। इसको अपन एक और नाम बोलते हैं यंकर सक्शन कैथेटर। इसको एक और नाम बोलते हैं यंकर सक्शन कैथेटर। देखिए इसका ये जो हार्ड पार्ट है, ये वाला जो हार्ड पार्ट है, इससे कई बार अपन क्या डायरेक्ट भी सक्शन कर सकते हैं। ये जो हार्ड पार्ट आप देख रहे हो इससे डायरेक्ट भी सक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात है इसके ऊपर यहाँ पे अपन सॉफ्ट कैथेटर का यूज करके और अटैच करके भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है हार्ड सक्शन कैथेटर, या इसको अपन यंकर सक्शन कैथेटर भी बोला जाता है। दूसरा अपन तो देखते हैं टाइप, ये जो आप देख रहे हो ये हैं आपके सॉफ्ट में आते हैं। ये क्या है, सॉफ्ट सक्शन कैथेटर है। और दूसरे ओपन सक्शन कैथेटर है। ओपन, ओपन सक्शन कैथेटर बोल दूं, सक्शन कैथेटर बोल दूं, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट सक्शन कैथेटर बोल दूं या ओपन सक्शन। कॉमनली जनरली ज्यादातर है आपका ओपन सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है। और जनरली जैसे कोविड टाइम पे तो अपन ने इसका यूज कम किया, क्योंकि ये जो भी अपन ने जनरली कोविड के टाइम पे अपन ने क्लोज कैथेटर का ज्यादातर यूज किया था। ये आपने कहा ओपन टाइप के होते हैं। ये जो ओपन टाइप के ये वाले हैं, इनकी जो साइज होती है, साइज होती है जनरली साइज, वो अपन बोलते हैं 5 फ्रेंच से लेकर के 18 फ्रेंच तक के कैथेटर अपन जनरली यूज करते हैं नॉर्मली। कितने, 5 फ्रेंच से लेकर के कितने तक अपन करते हैं, 18 फ्रेंच तक यूज करते हैं। इसमें आपने कहा जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट होता है, इन्फेंट, उसमें अपन 5 फ्रेंच से लेकर के 8 फ्रेंच तक के यूज करते हैं। अगर अपन चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड की बात अपन करते हैं तो 8 फ्रेंच से लेकर के 12 फ्रेंच तक के अपन यूज करते हैं। जबकि अगर अपन एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली अपन 14 फ्रेंच से लेकर के 18 फ्रेंच या इससे भी ज़्यादा के यूज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली साइज है। देखिए यहाँ पर ये जो साइज के अनुसार इनका कलर भी होते हैं। कलर का मतलब है यहाँ पे देखो, यहाँ से कलर आप देख लीजिए, कलर के आधार पे भी पहचाने जा सकते हैं। एनजी ट्यूब है, सक्शन कैथेटर है, आपके यूरिनरी कैथेटर हैं, ये सारे अपन किनके साइज से भी पहचान सकते हैं। देखिए जनरली यहाँ पे आपने कहा ये जो आपका लाइट ग्रीन है ये 6 फ्रेंच का होता है, ये 6 फ्रेंच का होता है। ये जो आपका ब्लू है ये 8 फ्रेंच का होता है। ये जो ब्लैक वाला होता है ये 10 फ्रेंच का होता है। वाइट जो होता है 12 फ्रेंच का होता है। ग्रीन जो है 14 फ्रेंच का होता है। ये आपका जो येलो वाला है ये कितने का, 16 फ्रेंच का होता है। और ये जो रेड है वो 18 फ्रेंच का होता है। तो जनरली अपन जो सक्शन कैथेटर की साइज के आधार पर इनका कलर भी देख सकते हैं। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन ये साइज कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे साइज को, अपन कैसे पता चलेगा कौन से पेशेंट के लिए कौन सी साइज यूज करनी है, क्या करना है, ऐसा अपन को कैसे पता चलेगा, कैसे अपन पहचान पाएंगे, कैसे अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये सारी चीजें। उस चीज के लिए देखिए अपन यहाँ एक फॉर्मूला होता है, प्रॉपर, प्रॉपर साइज सिलेक्शन।
प्रॉपर साइज के सिलेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, एक फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। देखिए, जो भी आपकी ट्यूब लगी हुई है, जो भी आप ट्यूब यूज कर रहे हैं, जिस साइज का आप ट्यूब यूज कर रहे हो, तो अपन कह सकते हैं साइज ऑफ ईटी या टीटी। अपन ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की बात करें, एंडोट्रेकियल ट्यूब में भी ये होता है, साइज ऑफ ईटी और टीटी इन mm -1 इंटू 2। सक्शन कैथेटर की प्रॉपर साइज को यूज करने के लिए अपन ने कहा ये जो आपका है उससे कितना, तो आपने कहा साइज ऑफ ईटी और टीटी -1 इंटू 2। एक एग्जाम्पल मैं आपका देता हूं। देखिए, एक एग्जाम्पल अपन यूज करते हैं, मान लीजिए कि एक क्लाइंट है, उसको आपने कहा कितने का, 7.5 mm का ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है। एक क्लाइंट है, उसको 7.5 mm का एक ट्यूब लगा हुआ है। तो बताइए इसको सक्शन कैथेटर की साइज क्या होगी? सक्शन कैथेटर की साइज इसकी साइज क्या होगी? देखिए, आप फॉर्मूला में रखिए, फॉर्मूला में अपन रखते हैं, फॉर्मूला में अपने कहा था साइज ऑफ ईटी और टीटी -1 इंटू 2। तो यहाँ पर अपन ने कहा 7.5 -1 इंटू 2 कितना हुआ, 6.5 इंटू 2 कितना हुआ, 13 फ्रेंच आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इससे एक ज़्यादा या कम अपन यूज करते हैं। तो जनरली इसमें अपन किसका 14 फ्रेंच का यूज कर सकते हैं, वो इसके लिए अप्रोप्रिएट साइज होगी ये आपका। तो आपने कहा कौन सी साइज का कैथेटर अपन सिलेक्शन करेंगे, साइज क्या लेंगे, तो इसकी साइज जनरली 5 फ्रेंच से लेकर के 18 फ्रेंच या इससे ज़्यादा भी होते हैं, नॉर्मली अपन यहाँ तक यूज करते हैं। तो जनरली आपने कौन कौन सा यूज किया इसके बारे में अपन ने कहा। तो ये आपके कैथेटर की साइज थी। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कैथेटर का साइज क्या है, कलर क्या है, और ये आपने जो देखा ये एक ओपन कैथेटर है, और इन ओपन जो सक्शन कैथेटर का जब भी अपन यूज करें ये वन टाइम यूज होते हैं। क्या होते हैं? वन टाइम यूज किए जाते हैं। एक और बात, दूसरा एक और आपने देखा और उसको अपन ने कहा क्लोज सक्शन कैथेटर। ये जो आपका है इसको अपन बोलते हैं क्लोज सक्शन कैथेटर। ये इसका अपन ने कहा ये क्या है, क्लोज सक्शन कैथेटर है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, क्लोज सक्शन। ये मैं आपको डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई बार डायग्राम में पूछ लिया जाता है, डायग्राम भी इसका पूछा जाता है कि ये क्या है। तो ये आपने कहा क्लोज सक्शन कैथेटर है। इसका साइज वो सेम है, साइज सेम है, जैसे आपने कहा ओपन सक्शन कैथेटर के बारे में जो आपने डिस्कस किया था, वैसा ही साइज भी यहाँ पर भी क्या है, सेम है। तो साइज के बारे में तो आपने देखा, तो ये साइज सेम है इसका। तो आपने कहा क्लोज सक्शन कैथेटर, इसकी बात आपने की क्लोज सक्शन कैथेटर। तो ये कैथेटर का क्या था, टाइप्स था। तो जब अपन सबसे पहले बात कर रहे थे इसमें सक्शनिंग की, आर्टिकल्स की, तो आपने सक्शन कैथेटर की बात की। अब देखिए सक्शन कैथेटर के बाद में आपको और थोड़ा सा सक्शनिंग प्रेशर। अब आपको इंपॉर्टेंट है जो सक्शन मशीन है, उस सक्शन मशीन के अंदर सक्शनिंग प्रेशर कितना लेना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रेशर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर अगर अपन ने ले लिया तो यहाँ म्यूकोजा को इंजरी भी हो सकती है। तो देखिए, इन्फेंट के लिए अपन लेते हैं अप टू 100 mm ऑफ Hg। इन्फेंट के लिए जो अपन प्रेशर लेते हैं, सक्शन प्रेशर, वो कितना ले सकते हैं, 100 mm ऑफ Hg। जबकि अपन बात करते हैं किसकी, चाइल्ड की अगर अपन बात करते हैं, तो चाइल्ड के लिए जो अपन सक्शन के जो यूज करते हैं 100 टू 120 mm ऑफ Hg।
120 mm ऑफ Hg, जबकि एडल्ट के लिए अगर अपन बात करते हैं, एडल्ट के लिए अपन बात करते हैं तो 100 to 150 mm ऑफ Hg, और मैक्सिमम अप टू 200 mm ऑफ Hg तक यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा इन्फेंट में जनरली 100, देखो पहले इन्फेंट के गाइडलाइन कुछ अलग थे लेकिन रिसेंटली चेंज हो गए हैं। अब इन्फेंट में अप टू 100 mm ऑफ Hg का यूज कर सकते हैं, चाइल्ड में आप 100 to 120 तक यूज कर सकते हैं, जबकि इन्फेंट में आपने कहा 100 to 150 यानी लगभग अप टू 200 mm ऑफ Hg तक यूज कर सकते हैं। तो ये सक्शन प्रेशर की बात आई। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है सक्शनिंग के लिए, सक्शनिंग टाइम। सक्शनिंग करते करते कितना टाइम तक अपन सक्शनिंग कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्शनिंग 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 टाइम, देखिए सक्शनिंग टाइम है, सक्शनिंग टाइम कितना यूज करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ से बहुत बार एग्जाम में आता भी है। ये मान लो कि इसका लगभग आपका 100% हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। सक्शनिंग टाइम कितना होना चाहिए, कितना आपको सक्शनिंग करना चाहिए। देखो जो सक्शनिंग टाइम होता है अपन 5 to 10 सेकेंड, जो नॉर्मली अपन जो सक्शनिंग कर सकते हैं वो कितने टाइम कर सकते हैं, 5 to 10 सेकेंड। देखिए अगर अपन नॉट मोर देन not more than 15 seconds, 15 सेकेंड से ज्यादा हमेशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। आपने कहा नॉट मोर देन 15 सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है क्लाइंट को। तो आपने नॉर्मल जो सक्शनिंग टाइम था, नॉर्मल सक्शनिंग टाइम कितना होगा, 5 to 10 सेकेंड्स। यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि नॉर्मल जो सक्शनिंग टाइम है आपका 5 to 10 सेकेंड्स होता है, और कई बार यहाँ पर जो क्वेश्चन जैसे एक बार पूछा जाता है मैक्सिमम सक्शनिंग टाइम कितना होगा, तो यहाँ मैक्सिमम सक्शनिंग टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा अपन नहीं लेंगे। ये मैंने आगे लिखा है नोट मोर देन 15 सेकेंड। देखो ये क्यों लिखा है, कई बार एग्जाम में जैसे जिपमेर है, जिपमेर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया और उसने पूछा है कि अपन सक्शनिंग कर रहे हैं ट्रेकियोस्टोमी से, एंडोट्रेकियल ट्यूब से, तो ये कितना आपको लेना चाहिए सक्शनिंग, तो कितना होगा क्या है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, वहां पे जो ऑप्शन थे वो ऐसे आए, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड। अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो अपने पास कोई भी वो नहीं होता, उसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 15 सेकेंड। अन्यथा अगर आपको बोले सक्शनिंग टाइम मैक्सिमम सक्शनिंग टाइम विल बी 10 सेकेंड, नॉर्मली 5 to 10 सेकेंड। और नॉर्मली वैसे भी बोला जाए तो जनरली अपन कितना 10 सेकेंड ही रखेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी क्वेश्चन में होता है, आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी। सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी, सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी। देखो सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी भी अपने को पता है, कितने टाइम से आपको सक्शनिंग करनी चाहिए, कब कब सक्शनिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे अपन कहते हैं फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी अगर अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं वहाँ म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, आपको एवरी 30 मिनट में करना चाहिए। 24 से 48 आवर्स होता है, उसमें आपको लगभग 2 आवर्स में करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर अपन बात करते हैं नॉर्मली, तो हमेशा एक बात करना, जब जब आपको लगे, जब जब किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, या अचानक से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग गई, या आपको लग रहा है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसी कंडीशन में आप सक्शनिंग कर सकते हैं। तो सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो अपन कहेंगे एज नीडेड,
टाइमिंग ना बता के और अपन बोलेंगे एज नीडेड। एज नीडेड का मतलब है जब जब आपको लगता है कि पेशेंट को सक्शनिंग की जरूरत है उस टाइम पे आपको सक्शनिंग करनी चाहिए, अन्यथा अपन इसको फालतू में बार बार सक्शनिंग या पेशेंट को इरिटेट नहीं करेंगे। तो सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी की अगर बात आती है तो एज नीडेड, जब जब जरूरत होगी तब तब अपन बात कर सकते हैं। तो ये तो अपन ने उसकी फ्रीक्वेंसी आपने देख ली, टाइमिंग आपने देख लिया, सक्शनिंग कब कब कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में कैथेटर आपका ही आ गया। अब अपन मेनली प्रोसीजर करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सक्शनिंग। सक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बात करते हैं अपन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन सक्शनिंग करते हैं सबसे पहले आपको प्रॉपर साइज का सक्शन कैथेटर चाहिए। प्रॉपर साइज का सक्शन कैथेटर कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद में आपको कितना लेंथ इंसर्ट करते हैं अपन या ट्रेकिया के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन सक्शनिंग करते हैं लेंथ, कई बार अपन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अपन इंसर्ट करते जाते हैं और ऐसी कंडीशन में क्लाइंट को इंजरी होने के चांस बहुत होते हैं। कई बार यहाँ पर क्या होता है, कैरिना वाला पार्ट है वहाँ पर इंजरी हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाता है और ऐसी कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए अपने को कैथेटर का प्रॉपर लेंथ आपको पहले मेजर करना। और लेंथ एक बात हमेशा रखना, जितना आपका ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होता है, जितनी लेंथ उसकी होती है उससे लगभग 1 से 2 इंच, कितना, लगभग 1 से 2 इंच या 1 से 2 सेंटीमीटर ज्यादा, 1 से 2 इंच ज्यादा लेना है। जैसे आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है तो यहाँ अपन कितना लेंगे, 12 या 11 इंच अपन ले सकते हैं, जिससे ट्यूब का तो सक्शनिंग हो ही जाएगा ट्यूब के पास का भी, और उससे ज्यादा लेंगे तो वहां इंजरी हो सकती है। एक बार जब भी सक्शनिंग करने जाते हैं अपन बोलेंगे अपने क्यों सक्शनिंग की नीड क्यों हुई, तो आपने कहा कि म्यूकस को, सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए अपन सक्शन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और हमेशा ध्यान रखना, उसके साथ साथ आपका ऑक्सीजन की भी कमी होती है, ऑक्सीजन का भी। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्लाइंट को सक्शनिंग करने से पहले भी और सक्शनिंग करने के बाद में भी आपको हमेशा क्लाइंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना चाहिए विथ 100% ऑक्सीजनेट। तो अपन कह सकते हैं हाइपर ऑक्सीजनेट द क्लाइंट, हाइपर ऑक्सीजनेट द क्लाइंट with 100% oxygen, with 100% O2 before and after सक्शनिंग। सक्शनिंग से पहले भी और सक्शनिंग के बाद में भी। तो हाइपर ऑक्सीजनेट द क्लाइंट विद 100% O2 बिफोर एंड आफ्टर द सक्शनिंग। सक्शनिंग करने से पहले भी और सक्शनिंग करने के बाद में भी क्लाइंट को कितने 100% ऑक्सीजन के साथ हाइपर ऑक्सीजनेट करना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना ये एक स्ट्राइल प्रोसेस है। सक्शनिंग क्या है, सक्शनिंग फ्रॉम ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी एंड एंडोट्रेकियल, एंडोट्रेकियल ट्यूब, सक्शनिंग फ्रॉम tracheostomy and endotracheal tube is स्ट्राइल प्रोसेस। ये बात आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ट्रेकियोस्टोमी से या एंडोट्रेकियल ट्यूब से जो भी आप सक्शनिंग करते हैं वो एक स्ट्राइल प्रोसेस है। इसका मतलब है आपको हमेशा कौन से सर्जिकल ग्लव्स के साथ और कैथेटर को बिना कहीं टच किए हुए यूज करना चाहिए। तो आपने कहा सक्शनिंग फ्रॉम ट्रेकियोस्टोमी एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब इज द स्ट्राइल
प्रोसेस। एक और बात, न्यू कैथेटर यूज फॉर एवरी एपिसोड। एवरी एपिसोड के लिए, यानी कि जब भी एवरी टाइम आप सक्शनिंग कर रहे हैं, एवरी एपिसोड का मतलब है जब आपने, जैसे मान लीजिए 2 आवर्स के बाद में आपने सक्शनिंग किया, तो 2 आवर्स के बाद में जब आप सक्शनिंग करेंगे तो उस सक्शन कैथेटर का यूज ना करके न्यू सक्शन कैथेटर का यूज करेंगे। तो न्यू सक्शन कैथेटर यूज फॉर एवरी एपिसोड के लिए। एक और बात, जब भी अपन कैथेटर इंसर्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए एट ए टाइम आप 2 या 3 बार इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे या तो अपन सक्शन कैथेटर को गोज पीस से क्लीन कर सकते हैं या फिर उसको सेलाइन के साथ फ्लश कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं फ्लशिंग द कैथेटर with saline, flushing the catheter with saline between insertions। जो अपन इंसर्शन कर रहे हैं उसके बीच में अपन ने कहा फ्लशिंग द कैथेटर विद सैलाइन, फ्लशिंग द कैथेटर विद सैलाइन बिटवीन द इंसर्शंस। इंसर्शन जब अपन करते हैं उसके बीच में अपन को किसके करने के, सैलाइन के साथ इसको फ्लश कर लेना चाहिए, जिससे कि ब्लॉक नहीं हो कैथेटर हमेशा। एक और बात देखिए, यहाँ पर अपन जो सक्शनिंग कर रहे हैं, और जो आपका एक और बात बताई थी आपने, जो क्लोज सक्शनिंग कैथेटर है, क्लोज सक्शन कैथेटर को अपन कितने टाइम तक यूज करते हैं, अप टू 72 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर ये हॉस्पिटल का खुद का पॉलिसी होता है कितना, क्योंकि ये जो आपका ओपन कैथेटर होते हैं ये थोड़ा सा कॉस्टली कम होते हैं, जबकि आपके क्लोज सक्शन कैथेटर वो मोस्टली बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इसलिए उनको इतना ज्यादा अपन, तो अपन कह सकते हैं, एक नोट डाल के अपन लिख सकते हैं, क्लोज सक्शन कैथेटर कैन बी यूज, क्लोज सक्शन कैथेटर कैन बी यूज फॉर अप टू 72 आवर्स। क्लोज सक्शन कैथेटर को अपन कितने टाइम तक, 72 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपने कहा क्लोज सक्शन कैथेटर कैन बी यूज अप टू 72 आवर्स। 72 आवर्स तक आप क्लोज सक्शन कैथेटर को यूज किया जा सकता है, जबकि ओपन जो सक्शन कैथेटर है उसको एवरी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जब बार बार अपन सक्शनिंग करते हैं, न्यू सक्शन कैथेटर का यूज करना चाहिए। तो ये अपने सक्शनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो अपने पास थे। एक और बात देखिए, हमेशा जब भी अपन केयर करते हैं किसी भी, तो हमेशा जो स्टोमा है, स्टोमा का अपने को प्रॉपर एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो अपन ने कहा एग्जामिन द स्टोमा फॉर ब्लीडिंग, कोमा कलर, कोमा ओब्लिक पुरुलेंट ड्रेनेज। हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, जब भी अपन सक्शन के इसकी स्टोमा की बात करते हैं, स्टोमा को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं कलर चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं पुरुलेंट ड्रेनेज तो उससे नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों के लिए उसको अपने को क्या करना रहना चाहिए, एग्जामिन करते रहना चाहिए। तो ये तो अपन ने कहा कि कुछ सक्शनिंग से रिलेटेड था, ये आपने, तो ये सक्शनिंग आपका कंप्लीट हुआ। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी के कारण कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने कहा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं,
क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अपन देख सकते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए कॉम्प्लिकेशंस की बात अगर अपन बात करते हैं तो 3 कैटेगरी में मैं इसका डिवाइड कर सकता हूँ। 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, सबसे पहले कौन सी कैटेगरी अपन देखेंगे इसके बारे में अपन बात करते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर। फिर दूसरा अपन देख सकते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, और लास्ट में आता है डिलेड, अगर लेटर तक अगर अपन लॉन्ग टाइम तक अगर डिलेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। देखिए ड्यूरिंग प्रोसीजर, सबसे पहले जब भी आप प्रोसीजर करते हैं तो किसका चांस होता है, ब्लीडिंग का चांस होता है। जब भी अपन कर रहे हैं तो अपन किसका चांस होता है, न्यूमोथोरेक्स का चांस हो सकता है, अगर एयर ज्यादा प्रेशर के साथ चली जाए तो उसके साथ हो सकता है। तीसरा यहाँ लेरिंजियल नर्व इंजरी, जब अपन ये कर रहे होते हैं, प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो यहाँ का हो सकता है लेरिंजियल नर्व इंजरी भी हो सकती है। तो आपने कहा कौन कौन सा प्रोसीजर अपन कर सकते हैं, तो आपने कहा ब्लीडिंग न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, लेरिंजियल नर्व इंजरी हो सकती है। फिर आपने कहा इमीडिएट की अगर अपन बात करते हैं, ये इमीडिएट का मतलब है 24 से लेकर के 48 आवर्स, उस टाइम की अगर अपन बात करते हैं तो उस टाइम अपन कैसे क्या कह सकते हैं ये देखना होगा। तो आपने कहा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, और इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या, देखिए इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये आपको पता है, शुरुआत जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें कुछ टाइम, एक तो यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, और म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगा तो ट्यूब क्या हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है। तो एक तो ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब, ब्लॉकेज हो सकती है। अगर ट्यूब ब्लॉकेज होगी तो कफिंग होगा, और कफिंग अगर ऐसा होता है तो ट्यूब क्या हो सकती है, डिसलॉजमेंट हो सकता है ट्यूब का। और तीसरी बात, आपने कहा ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब हो सकता है, आपने कहा डिसलॉजमेंट ऑफ द ट्यूब हो सकता है, और इन्फेक्शन अगर आपने प्रॉपर स्टाइल टेक्निक यूज नहीं की तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर तीसरा जो आपका आता है यहाँ पे, तीसरे जो अपन कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं डिलेड में, उसमें आते हैं आपके ट्रेक्योमेलेसिया, ट्रेक्योमेलेसिया, एक आता है आपको टीईएफ, टीईएफ का मतलब होता है ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, और थर्ड होता है ट्रेक्यो इनोमिनेट आर्टेरी फिस्टुला, ट्रेक्यो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला, और फोर्थ है ट्रेकियल स्टेनोसिस। तो आपने कहा कौन कौन से, आपने कहा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ट्रेकियोस्टोमी से, उन कॉम्प्लिकेशंस की अपन ने बात की। तो आपने कहा ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर ब्लीडिंग हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, और लेरिंजियल नर्व इंजरी। ड्यूरिंग प्रोसीजर सबसे जो कॉमन होता है, सबसे जो कॉमन होता है वो आपका कौन सा होता है, लेरिंजियल नर्व इंजरी होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इमीडिएट की बात करते हैं तो फर्स्ट 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स की बात अगर अपन करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होता है, तो ट्यूब का क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। ट्यूब का क्या हो सकता है, डिसलॉजमेंट हो सकता है। तीसरा आपने कहा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर अपन बात करते हैं डिलेड कॉम्प्लिकेशन की, तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन का मतलब है ट्रेक्योमिलेशन। क्यों, क्योंकि ट्रेकियल जो आपके हैं वहाँ पर जो ट्रेकियल कार्टिलेजेज हैं उनका इरोजन होने लग जाता है, और उन्हें कैसी कंडीशन, क्योंकि कफ के प्रेशर के कारण। और टीएफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, आपको पता है जैसे सबसे कॉमन जो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला ये देखने को कहाँ मिलते हैं, अगर किसी पेशेंट को एनजी भी लगी हुई हो, क्या हो, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई हो, ये भी लगी हो,
ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में ओपनिंग हो जाती है और उसके कारण आपको क्या कहें, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला, यानी कि ये जो आपके वहाँ आर्टरी होती हैं, आर्टरी में और ट्रेकिया के अंदर बीच में अगर कोई भी एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाए और ऐसी कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग होगी, ये एक मेडिकल इमरजेंसी में अपन काउंट करते हैं। और ट्रेकियल स्टेनोसिस का मतलब है यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाता है, स्केर फॉर्मेशन हो जाता है और ये क्या होता है, ट्रेकिया की जो गुहा है वो सक्रिय हो जाती है। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखो कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेकियो मलेशिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेकियो मलेशिया। तो अपन कह सकते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकियल टिश्यूज या ट्रेकियल कार्टिलेज। तो अपन कहेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, डायलेशन एंड इरोजन ऑफ ट्रेकियल कार्टिलेज। ट्रेकियल कार्टिलेज का क्या हो जाएगा, डायलेशन और इरोजन होने लग जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, सॉफ्टनिंग हो जाती है। और ये क्यों होता है, हाई कप प्रेशर के कारण। कप का प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाने के कारण ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कप को प्रेशर को प्रॉपर मेजरमेंट करना चाहिए और कप का प्रेशर को बार बार चेक करते रहना चाहिए। तो एक आपका ट्रेकियो मलेशिया हो गया। दूसरा आ जाता है TEF, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तो अपन कह सकते हैं एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में जो एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसका अपन क्या है, इसका अपन क्या कह सकते हैं, सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं। तीसरा है ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टेरी फिस्टुला। ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला, यानी जो आर्टरी है ट्रेकिया की वो और ट्रेकिया के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाए उसको बोलते कहते हैं क्या, ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ट्रेकिया एंड इनोमिनेट आर्टरी, यानी आर्टरी और उसके बीच में अगर एबनॉर्मल हो जाए, कैसे देखेंगे आप, कैसे चेक करेंगे, कैसे। तो आपने कहा एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ट्रेकिया एंड इनोमिनेट आर्टरी। जो आर्टरी है ट्रेकिया के आसपास, अगर उनके अंदर एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाए, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, यहाँ कैसे देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैसे चेक करेंगे। यहाँ क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, हैवी ब्लीडिंग। और इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी। ये एक प्रकार से क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। तो दिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी। ये इसको तुरंत यहाँ पर आपका क्या है, इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन है वो एक मेडिकल इमरजेंसी में आता है। तो तुरंत पेशेंट को क्या करना चाहिए, SCP को नोटिफाई करके तुरंत की तुरंत उसको क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है। फोर्थ जो है वो है ट्रेकियल स्टेनोसिस। ट्रेकियल स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरोविंग ऑफ ट्रेकिया।
ट्रेकियल स्टोनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोविंग ऑफ ट्रेकिया। तो ट्रेकियल स्टोनोसिस का मतलब है नैरोविंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया यहाँ क्या हो जाती है, और यहाँ जनरली अपन बोलते हैं क्या हो जाता है? स्केर फॉर्मेशन हो जाता है, स्केर फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने कहा नैरोविंग ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकियल स्टेनोसिस, ट्रेकियल स्टेनोसिस यानी ट्रेकिया का नैरो हो जाना, तो नैरोविंग ऑफ ट्रेकिया। तो ये आपका क्या थे, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात की। कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड भी यहाँ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, अपन ने ट्रेकियोस्टोमी में देखा आपने ट्रेकियोस्टोमी क्या होती है, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये अपन ने पार्ट फर्स्ट में देखा था। सेकंड पार्ट में अपन केयर में आए, और केयर में जनरली आपने देखा सक्शनिंग क्या होता है, सक्शनिंग के बाद में अपन सक्शनिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब पूरा सक्शनिंग का प्रोसेस, और उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कई बार यहाँ से एक आधा क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जैसे कोई पेशेंट ट्रेकियोस्टोमी पे है, उससे आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, तो अपन उसके लिए किसका कॉल बेल का उपयोग कर सकते हैं, या पेन पेंसिल का यूज कर सकते हैं, ये भी अपन देख सकते हैं। तो ये ओके, तो ये आपका ट्रेकियोस्टोमी। ओके, थैंक यू।